बायोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी राइटर की या किसी भी इंसान की लाइफ क्या है, कहाँ पैदा हुए, उनकी बर्थ कहाँ हुई, किस साल में हुई, उनकी डेथ कहाँ पे हुई, उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अचीव की, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या थी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, अब हम बायोग्राफी पढ़ने लगे हैं हेक्टर ह्यूज मॉनरो की। हेक्टर मॉनरो वॉज नोन एज साकी। इनको लोग साकी के नाम से जानते थे। हु वॉज बोर्न इन बर्मा on 18th of December 1870। जो साकी हैं वो बर्मा में पैदा हुए और ये पैदा हुए थे 18 दिसंबर 1870 को। He was a clever British writer who used the pen name Saki। ये एक बहुत ही समझदार और क्लेवर किस्म के ब्रिटिश राइटर थे। ब्रिटिश यानी कि जो यूके के रहने वाले लोग होते हैं उनको ब्रिटिशर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रिटिश राइटर थे जो कि बहुत समझदार थे और ये अपने पेन नाम से मशहूर थे, साकी या H.A. मॉनरो से। पेन नाम का मतलब ये है कि जो उन्होंने राइटिंग की या जो उन्होंने स्टोरीज़ लिखी या जो भी उन्होंने मशहूर चीज़ें लिखी, उन चीज़ों को लिखने से जो वो मशहूर हुए उस चीज़ को हम कहते हैं पेन नेम। ठीक है, यानी कि जिन राइटिंग से और जिन स्टोरी से मशहूर हुए वहाँ पे जो उसने नाम यूज़ किया था, वहाँ पे नाम उसने साकी या H.H. मॉनरो यूज़ किया था। तो इन नामों से ये इंसान मशहूर हुए थे। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेन नेम। जिस पेन नेम से ये मशहूर हुए वो ये दो नेम्स थे। अब अगली पॉइंट है, मॉनरो वॉज वेरी गुड एट राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड ही इज मोस्टली कंपेयर्ड टू ओ हेनरी एंड डोरेथ पार्क। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मॉनरो को लोग ओ हेनरी और डोरेथ पार्कर से भी लोग कंपेयर करते हैं। एंड E.F. बेंसन ऑल्सो हैड अ सिमिलर स्टाइल। और जिस तरह से मॉनरो अपनी राइटिंग करता था, यानी कि स्टोरीज लिखता था या जो चीज़ें भी लिखता था, सब लोगों को लगता था कि ये स्टाइल जो है E.F. बेंसो से भी मैच करता था। और E.F. बेंसो भी जो चीज़ लिखता था वो भी बिल्कुल मॉनरो जैसा ही लिखता था, यानी कि इस बंदे जैसा। सही है। ही स्टार्टेड यूजिंग द नेम साकी इन 1990s। अच्छा, तो जो मॉनरो था इसने अपना नेम चेंज करके साकी तब किया था जब 19s का दौर शुरू हुआ और 90s के दौर में इसने अपना नेम साकी ही कर दिया। ठीक है, पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय अ कैरेक्टर फ्रॉम द वर्क ऑफ द पर्शियन पोएट उमर खयूम। और इसने अपना नेम साकी इसी रखा क्योंकि मॉनरो जो था, जो साकी था, ये इंस्पायर हो गया था एक पर्शियन पोइट से जिसका नाम था उमर खयूम, जिसने साकी का नेम को यूज़ किया और उसी से इंस्पायर होकर इसने अपना नाम भी साकी रख दिया। Saki was most famous for his short stories, but also wrote novels and many articles. Saki जो था अपने short stories से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन साथ में वो अपने novel लिखने से और article लिखने से भी मशहूर हुआ। He is considered an important figure in modern English writing, even though his ideas might seem distant to us now. आज के दौर में भी, मॉडर्न का मतलब है जो आजकल का दौर चल रहा है, आजकल के दौर में और जनरेशन में भी मॉनरो की या साकी की लिखी राइटिंग और स्टोरीज यूज़ होती हैं। हर बंदा उसकी स्टोरीज को शौक से पढ़ता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आज के दौर में भी उसकी जो स्टोरीज हैं वो थोड़ा हमसे डिस्टेंट में रहती हैं, यानी कि उसकी कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी। लेकिन मॉनरो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था अपनी राइटिंग की वजह से और आज के दौर में भी इसकी स्टोरीज और हर चीज़ यूज़ होती हैं। When Saki's father retired, he took Saki and his siblings back to England from Burma। साकी के जो फादर हैं जब वो रिटायर्ड हुए थे तो वो साकी को और उसके भाई बहनों को इंग्लैंड ले गए थे बर्मा से। ठीक है, यानी कि साकी बर्मा में रहता था, उसके पापा भी उधर ही रहते थे, भाई बहन भी उधर ही रहते थे, लेकिन जब रिटायर हो गए उनके फादर तो वो उनको इंग्लैंड ले गए बर्मा से। Saki tried to work in Indian Imperial Police in Burma like his father, but had to return to England within a year and a half because he was frequently ill। साकी ने भी कोशिश की कि वो अपने बाबा की तरह एक इंडियन इंपेरियल पुलिस में ज्वाइन करे बर्मा के अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना शुरू हो गया। तो उसने कोशिश की कि वो 1.5 ईयर तक, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर वापस इंग्लैंड चला जाए अपनी बीमारी की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा था। ठीक है, साकी मूव टू लंदन टू बिकम अ राइटर। और वो साकी जो है जब लंदन गया, यानी कि इंग्लैंड वापस गया, तो वो राइटर बनने के लिए गया था। He wrote many short stories and political sketches for British newspapers and magazines। इसने जो है बहुत सारे स्टोरीज लिखी इंग्लैंड में जाके और पॉलिटिकल स्केचेस बनाए, यानी कि ऐसे स्केचेस बनाए जो न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में काम आते थे। He also worked as a foreign correspondent in Russia and Balkans in Paris। और ये फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह, कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब है लोगों को हेल्प आउट करता था कि वो समझाने में, गाइड करने में, इसको हम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। तो उसने रशिया, बल्कन्स एंड पेरिस में जाके लोगों को
हेल्प आउट की एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट। ये आपको लिखना है, लिखे नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, ये जितना भी रशिया वाली बात थी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, साकी लाइक टू मेक फन ऑफ द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ एडवर्न इंग्लैंड। एडवर्न इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा साकी मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता नहीं था बल्कि उसका बात करने का तरीका इसके लिए ऐसा होता था कि काफ़ी फ़नी लगता था, ठीक है। ही मोस्टली लाइक्ड दिस बाय शोइंग कैरेक्टर्स बीइंग ऑर्डरली कंपेयर्ड टू द नेचुरल वर्ल्ड। और साकी जो है इस करेक्टर का या इस इंसान का या इन लोगों का इस तरह से मजाक उड़ाता था कि ये इनके बारे में अपनी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर लिखता था और किस तरह से लाइक उनके करेक्टर्स को एक्सप्लेन करता था और करेक्टर्स को जो भी ऐड किया जाते थे करेक्टर्स, उनका बिहेवियर ऐसा ऐड करता था कि वो काफ़ी मज़ाया लगता था और अजीब लगता था नॉर्मल दुनिया से, ठीक है। विच ऑलवेज फॉलोड सिंपल रूल्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि साकी ने अपने स्टोरीज के अंदर इस तरह से करेक्टर्स डाले होते थे कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगते थे आम दुनिया से, ठीक है। This is seen in the short stories like The Toy of the Peace, where Edwardian parents learned lessons still relevant today. और फिर इसने कुछ स्टोरीज लिखी जिसका नाम था The Toys of Peace, जिसके अंदर इसने कुछ एडवर्डियन पेरेंट्स का जिक्र किया और उनके बारे में बताया कि इन्होंने भी इस स्टोरी के अंदर से काफ़ी चीज़ें लर्न की जो कि आज के जनरेशन में भी लोगों को लर्न करनी चाहिए। He showed this more clearly in the Interloper and the Open Window, which are considered some of his best stories. और इसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना अपनी इन स्टोरीज के अंदर भी जिक्र किया और ये इसकी बेस्ट स्टोरीज थी। Saki died in France during World War I on November 30, 1916 from German sniper fire during the Battle of Ankara. और जो साकी था वो फ्रांस में इसकी वफात हो गई, फौत हो गए जब वर्ल्ड वॉर 1 लगी हुई थी और फौत हुए थे ये नवंबर 13, 1916 में। क्यों फौत हुए थे? क्योंकि उस दौरान जर्मन स्नाइपर्स थे। जर्मन स्नाइपर्स वो थे यानी कि जर्मन के लोग थे जिनके पास गन्स मौजूद थी। स्नाइपर्स को कहते हैं गन्स जो रखते थे, ठीक है, हथियार और गन्स। तो जो जर्मन स्नाइपर्स थे इन्होंने फायर किया था और वो फायर जो है साकी को भी लग गई और ये बैटल लगी हुई थी, बैटल ऑफ एंकर, यानी कि बैटल ऑफ एंकर था, ठीक है। ये बैटल लगी हुई थी यानी कि जंग लगी हुई थी इस जगह पे। एंकर एक जगह है जहाँ पे जंग लगी हुई थी और वहाँ पे जर्मन स्नाइपर्स थे जिनकी वजह से गलती से साकी को भी गन लग गई, अपना बुलेट लग गई जिससे उसकी डेथ हो गई। Even though he was 43 and too old to enlist, he managed to join the 22nd Battalion of the Royal Fusiliers, where he was a less sergeant. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेशक साकी की एज 43 थी लेकिन फिर भी ये इसने कोशिश की कि ये आर्मी में चला जाए, लेकिन 43 होने की वजह से, एज ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी ओल्ड था तो उसको इनलिस्ट नहीं किया जा सकता, इसका नाम नहीं लिखा जा रहा था उन लोगों, उन सिपाहियों के साथ या उन ऑफिसर्स के साथ जो जंग लड़ते थे। तो इसने फिर भी किसी तरह कोशिश की कि ये रॉयल फैसिलर्स में चला जाए जहाँ पे इसकी रेस्ट सर्जेंट वाली जॉब लगी। रेस्ट सर्जेंट बेसिकली एक नॉन ब्रिटिश पार्लियामेंट मिलिट्री है जो कि लोएस्ट रैंक है, यानी कि आर्मी ऑफिसर्स तो नहीं होते, बेसिकली नॉर्मल सोल्जर्स की तरह एक ड्यूटी कर रहे होते हैं रॉयल फैसिलियर्स की लोकेशंस पे, ठीक है। यानी कि रॉयल फैसिलियर्स एक बिल्डिंग है जो कि रॉयल यानी कि किंग्स एंड क्वींस की प्रोटेक्शन के लिए ये जो गार्ड्स हैं ये खड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं रेस्ट सर्जेंट। ये एक तरह से गार्ड्स होते हैं जिनकी ड्यूटी नहीं होती ज़्यादा कोई खास, बस सिंपली गार्ड की तरह ही ये काम कर रहे होते हैं। तो यहीं पे इसको जॉब मिल सकी। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज हिज लास्ट वर्ड वर पुट दैट ब्लडी सिगरेट आउट। और कुछ लोगों के मुताबिक साकी के लास्ट अल्फाज यही थे कि सिगरेट को जो है कहीं और रख के आओ।